ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए ये यात्रा रद्द कर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर आज सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, पिछले साल की ही तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड सरकार की तरफ से रद्द कर दिया गया है। कोरोना के साए को देखते हुए यह फैसला उत्तराखंड सरकार की तरफ से लिया गया है। साथ ही साथ निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि पड़ोसी राज्य से बातचीत कर समन्वय बैठाया जाए। हमने पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पहले ही ये संकेत दे दिए थे। आइए आपको सुनवाते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर कल सीएम धामी ने क्या कहा था। निश्चित रूप से कांवड़ियों की संख्या 10-20 लाख नहीं होती, 15 दिनों में 3 करोड़ से भी ऊपर जाती है। ये बहुत बड़ी संख्या है और पिछले साल कांवड़ यात्रा हुई नहीं थी। आस्था श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोगों के जान माल से जुड़ा हुआ विषय भी है, इसलिए हम इसमें कोई जल्दबाजी में नहीं है। और हमारे से पहले वाली जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उस बैठक में ही जो है, चूँकि 30 जून को ही जो है इसमें फैसला किया गया था कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लेकिन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने 15 जुलाई को पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर काशी का दौरा किया। स्थलीय कार्यों का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना हो गए और गोरक्षनाथ धाम के दर्शन किए। सीएम योगी ने बाबा गोरक्षनाथ दरबार में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। तो 8 महीने बाद एक बार फिर पीएम मोदी काशी दौरे पर आ रहे हैं। मोदी 1583 करोड़ की 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के निरीक्षण के साथ ही श्री बाबा विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री 15 जुलाई को काशी में होंगे। कार्यक्रम पर गौर करें तो लगभग 5 घंटे का कार्यक्रम होना है। पीएम लगभग 10:30 बजे आएंगे और 3 बजे वापस लौट जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी में उत्साह है। बीजेपी पीएम के आगमन को लेकर पूरी काशी को सजाने का काम करेगी। काशी बैनर पोस्टर से पट जाएगी। स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जाएगा। वाराणसी की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात देने आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 जुलाई को आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगभग 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। 11 बजे पहला कार्यक्रम बीएचयू में एक जनसभा करेंगे, जहां लोकार्पण और शिलान्यास का एक बृहद कार्यक्रम है। लगभग 280 कार्यक्रम जो 1583 करोड़ के लगभग है, इसका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम महामना मालवीय जी की धरती बीएचयू से एक सभा में करेंगे। इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण भी करने नगर निगम के पास रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो कि जापान और भारत के कोलैबोरेशन से एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हुआ है, उसका भी लोकार्पण लगभग 12:20 पे करेंगे।
पीएम मोदी 15 जुलाई को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो करीब 5 घंटे रहेंगे। पीएम के काशी दौरे से पहले एबीपी संवाददाता नीतीश पांडे ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा लिया। एबीपी गंगा इस वक्त मंदिर के कॉरिडोर में मौजूद है। एबीपी गंगा आपको कॉरिडोर से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर दिखा रहा है। आप देखिए, वीविंग गैलरी के दूसरी ओर हम खड़े हैं, जो गंगा की ओर जो मार्ग जाता है, वहां से कॉरिडोर मुख्य तौर पर शुरू होता है और यहीं से कॉरिडोर की जो सुविधाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो ये गंगा का मार्ग है। यहाँ से जो भी श्रद्धालु घाट की ओर से आएंगे वो इसी मार्ग से होते हुए मंदिर की तरफ जाएंगे। तो आप देखिए, ये जो आपका दिखाई दे रहा है मार्ग, ये गंगा की ओर जा रहा है और इसके साथ ही जो ये बिल्डिंग है ये वैदिक केंद्र है। अगर बात करें तो नवंबर के लास्ट तक इस पूरे कॉरिडोर के कार्य को देने की डेडलाइन दी गई है और इस बार सावन माह में भक्तों को कॉरिडोर के अलग रूप के दर्शन होंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। राजधानी लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय रहते एटीएस ने प्रदेश में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सीएम योगी ने लोगों से भी सजगता बरतने और अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की अपील की है। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। और ये भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुत्सित षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, हम सबकी सजगता, आम नागरिक की सजगता किसी भी व्यवस्था को सदैव सुरक्षित रख सकता है। एजेंसियां काम कर रही हैं, काम करेंगी। लखनऊ में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में कई शहरों में अलर्ट जारी है। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो झांसी की है, जहां संदिग्धों की तलाश में जगह जगह चेकिंग की जा रही है। शहर के होटल, मॉल, ढाबा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग की जा रही है। एसपी की अगुवाई में पुलिस ने जगह जगह गश्त और फ्लैग मार्च किया, जिसमें महिला पुलिस भी शामिल है। तो वहीं दूसरी तस्वीर महाराजगंज की है, जहां भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। सोनौली सीमा पर एसएसपी और पुलिस की संयुक्त टीम सघन चेकिंग कर रही है। होटल और लॉज में ठहरने वाले शख्स की भी जांच की जा रही है। पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख चुनाव खत्म होने के बाद कल समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्यों की बैठक होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र जारी करके सभी विधान परिषद सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए सूचना दे दी गई है। कल सुबह 10 बजे लखनऊ में सपा मुख्यालय में यह बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में पंचायत चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के मुद्दे पर मंथन होगा। इसके अलावा विधान परिषद की खाली हुई 4 सीटों पर होने वाले चुनाव की रणनीति पर भी बैठक हो सकती है। और लद्दाख के कारगिल में बिजनौर के रहने वाले 30 मजदूर खाने पीने को मोहताज हो गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन लेवल कम होने से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हफ्ते भर पहले ही एक ठेकेदार बिजनौर के गांव से 30 मजदूरों को पावर प्लांट में मजदूरी के सिलसिले में अपने साथ ले गया, लेकिन बाद में ठेकेदार मजदूरों को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। इस खबर के बाद पीड़ित मजदूर के परिजनों ने बिजनौर के सदर विधायक सूची चौधरी से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद विधायक के पति ऐश्वर्या चौधरी कारगिल के लिए रवाना। मैंने विश्वास, मुझे जैसे पता लगा है कि इनके बच्चों को जम्मू कह के ले जाया गया था और ये 30 लोग हैं
और अब पता लगा है कि ये कारगिल से ऊपर 150 किलोमीटर ऊपर जगह है पुलवामा पदुमन सिटी करके, वहाँ पर उससे भी 20 किलोमीटर आगे वहाँ पर कोई पावर प्लांट चल रहा है। उसके ठेकेदार इन्हें गुमराह करके वहाँ पर इन्हें छोड़ के भाग आया है और वहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी है और वहाँ पर 60 साल से अधिक के भी उम्र के लोग इनके साथ हैं, 30 के 30 में ही। उन्हें वहाँ से लाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे भी वहाँ से वो लोग आ जाएंगे। समस्या हमारे बच्चों को हुरका के ले गए थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर लोगों को चलो काम करना, भाई गरीब आदमी तो कहीं भी जा सकता, जब वो क्या बका के ले गए उसे उन्हें। अब क्या परेशानी है बताओ? अब ये परेशानी है, हमारे बच्चों को नहीं खाना मिल रहा, नहीं सांस आ रहा। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में घोषित किए जाएंगे। इस बार का रिजल्ट भी बोर्ड के मुख्यालय प्रयागराज की बजाय लखनऊ से जारी किया जाएगा। नतीजे माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में जारी किए जाने की उम्मीद है। इस बार परीक्षा रद्द किए जाने की वजह से कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा और 100% छात्र पास होंगे। यूपी बोर्ड के 100 सालों के इतिहास में पहला मौका होगा। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए इस साल 56,04,628 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। इनमें हाई स्कूल के 29,94,312 और इंटर के 26,10,316 स्टूडेंट शामिल हैं। कोरोना के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बोर्ड इस बार भी रिजल्ट वाले दिन ही मार्कशीट जारी कर देगा। इस महामारी के बीच में बच्चों का जो रिजल्ट ये आने वाला है, बच्चे इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई एकदम बंद सी लग रही थी। अब ये रिजल्ट आ जाएगा तो आगे बच्चे अपना विभिन्न कंपटीशनों के फॉर्म भी आ जाएंगे और उसमें प्रतिभाग कर पाएंगे और अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह दे करके बच्चों के कहीं ना कहीं एडमिशन होंगे। और हाई स्कूल का यदि रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग 11th में बच्चों के प्रवेश लेना शुरू कर देंगे। हम लोग इसके रिज़ल्ट की इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इस रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम और दे सकते हैं और अपना आगे की तैयारी कर सकते हैं। रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो इसी इंतज़ार। नो सर, हम लोग ने ये नहीं सोचा था कि बोर्ड का बिना इम्तहान दिए रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन अब आ रहा है तो अच्छा है। इधर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच गए हैं। नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में 14, 15 और 16 जुलाई को बैठक करेंगे। ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे। अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला का दर्शन किया। सर्किट हाउस में कमिश्नर एमपी अग्रवाल, डीएम अनुज झा और एसएसपी शैलेश पांडे से भी मुलाकात की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। राम जन्मभूमि मामले पर पूर्व हिंदू पक्षकार रहे धर्मदास अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी के दरबार में 11 दिन का अनुष्ठान किया था। हनुमान गढ़ी पर 2 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ लगातार 11 दिन चलाया गया और आज इसकी पूर्णाहुति दी गई। धर्मदास का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आगे की विधिक कार्रवाई करने के लिए हनुमान जी से अनुमति ली गई है। ट्रस्ट पर हमलावर होते हुए कहा कि ट्रस्ट के लोगों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसे आने वाले दिनों में अयोध्या में संत समाज का रहना मुश्किल हो जाएगा। राम जन्मभूमि के राम के नाम पर व्यापार जो चालू ये लोग कर दिए हैं, ऐसा व्यापार कर दिए कि साधु समाज को अयोध्या से भागना पड़ जाएगा। इन लोगों ने एक प्रकार के यहाँ पर अपना जाल बिछा करके पूरा ज़मीन खरीदने के और जगह ज़मीन खरीदने के और किस तरह से यहाँ की व्यवस्था हम अपने हाथ में ले लूँ। 50 मंदिर ले लो, कब्जा करके लिया, लिखवा लिया। बात बुलंदशहर की, जहां दारोगा ने सरेआम शिक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। शिक्षक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। जहांगीराबाद कोतवाली परिसर का मामला है। पीड़ित शिक्षक का भाई एक मामले में नामजद है। पुलिस के बुलावे पर कोतवाली आया था ग्रामीणों के साथ शिक्षक। पूछताछ के दौरान कोतवाली परिसर में दारोगा ने शिक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने शिक्षक और शिक्षक के साथ आए युवक को भी हवालात में डाल दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां आप
देख सकते हैं किस तरीके से ये दारोगा जी, एक शिक्षक जो कि अपने भाई के सिलसिले में पहुंचे हुए थे थाने, दारोगा जी उन पर थप्पड़ मारते हैं और साथ ही साथ दूसरा भी जो शख्स आया हुआ है उसे भी कॉलर से पकड़कर हवालात में बंद कर देते हैं। तो सरेआम शिक्षक पर दबंगाई दिखाते हुए ये दारोगा साहब नजर आ रहे हैं और शायद ये दारोगा साहब भूल गए कि जो खाकी वर्दी है उन्होंने आम लोगों की सुरक्षा के लिए पहनी है, ना कि उन पर इस तरीके से रौब झाड़ने के लिए। बताया ये जा रहा है कि शिक्षक का भाई पहले से ही किसी मामले में नामजद है और उसी सिलसिले में ये शिक्षक कोतवाली पहुंचा हुआ था।